अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाखिर। आज हम यूक्रेन से आगाज़ करेंगे क्योंकि यूक्रेन पर रशिया की जानिब से शिद्दत के साथ हमले किए जा रहे हैं और ये हमले कहाँ जाकर रुकेंगे इसका अंदाज़ा नहीं है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप की हम बात करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप अगरचे पीस प्राइस नोबल पीस प्राइस लेने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या वो यूक्रेन की जंग रुकवा सकते हैं या फिर ये भी हम समझ सकते हैं कि जंग रुकने वाली है, यानी मफाहमत होने वाली है। यानी उससे पहले पहले जो कार्रवाइयाँ होती हैं शिद्दत के साथ नॉर्मली, तो क्या ये वही मामला है, ये देखेंगे। या फिर वाकई ये जो जंग है यूक्रेन और रशिया की, ये शिद्दत अख्तियार कर रही है, इस पर बात करेंगे। और फिर गाज़ा में इजरायली बमबारी, इजरायली हमले और इसराइलियों की जानिब से कत्ल आम फ़लस्तीनियों का बदस्तूर जारी है। क्या सूरत हाल है गाज़ा की, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसको लेकर आलमी सतह पर यानी क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, न सिर्फ साउथ एशिया की बात करें बल्कि उधर हम सारी दुनिया की अगर हम बात करें, सभी इस बात को देख रहे हैं कि ठीक है ईरान और इसराइल की दरमियान यानी जंगबंदी हो गई। अब वो कितनी मुस्तकिल रहेगी नहीं रहेगी ये आगे की बात है, लेकिन जंग बंदी हो गई। लेकिन यूक्रेन और रशिया के दरमियान क्यों जंग बंदी नहीं हो पा रही है, क्या मामलात हैं, क्या मंजर है और क्या पस मंज़र है, उस पर हम नज़र डालेंगे। और उसके साथ साथ मुआशी तौर पर आलमी यानी इसके क्या इम्पैक्ट्स हो रहे हैं इकोनॉमिकली, उस पर भी आज के इस प्रोग्राम में हम नज़र डालेंगे। और भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका भी हम ज़रूर तस्करा करेंगे। मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन के ज़रिए सीनियर सहाफ़ी सियासी तजियाकार वाहिद नसीम साहब। मैं वाहिद साहब का इस्तकबाल करता हूँ। वाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वाहिद साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि यूक्रेन की प्रेजेंट जो सिचुएशन है, अगर 24 घंटों की अगर हम बात कर लें, आप किस तरह से देख रहे हैं? ठीक है, खबरें अपने मकाम पर है, लेकिन दुनिया ये देख रही है कि रशिया की जानिब से शदीद तरीन हमले किए जा रहे हैं, सैकड़ों ड्रोन्स का इस्तेमाल और 25 यानी कि 100 से ज़ायद मिसाइल्स का इस्तेमाल। क्या आपका क्या मुशाहिदा, आप किस तरह से देख रहे हैं? जी। देखिए, अगर यूक्रेन के मामलात को अगर आप इस वक्त समझेंगे तो वो एक अलग नौयत पे पहुंच चुके हैं। उसकी वजह यह है कि जो आप जंगबंदी देख रहे हैं चारों तरफ, असल में रशिया इस वक्त ये मान रहा है और बल्कि ये तैयारी कर रहा है कि जंग उसके साथ एक तवील रुख जो है अख्तियार करने वाली है। और जिस तरह MI6 के जो जी। तुलना की है, जिस तरह ईरान के अंदर हमले हुए, जिस तरह ईरान के अंदर हमले किए गए जी। और ईरान के अलावा जो यूक्रेन द्वारा जी। वहाँ रशिया के अंदर हमले किए गए। हाँ। अगर हम इन तमाम चीजों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो तैयारी है दरअसल ये कहीं ना कहीं खुद रशिया के लिए की जा रही है। और अगर ये रशिया के लिए इस तरह की तैयारियां चल रही हैं, रशिया इसको रणनीतिक तौर पर पसंद करने लोकेशन जो है वो अपने कब्जे में करने की कोशिश करेगा। यहाँ बहुत ही अजीब सिचुएशन रशिया के लिए हो गई है। ऐसा लगता है कि रशिया को चारों तरफ से घेर कर ब्रिटेन द्वारा जो लीड किया जा रहा है, उस लीड में रशिया एक मुख्य टारगेट है और बाकी अब दूसरे नंबर पर आ गए हैं। हालांकि चाइना को साथ में उलझाने की कोशिश है। चाइना भले ही कोई दोस्ती करने की बात करे, चाइना भले ही वो ये कोशिश करे कि वो रूस के खेमे से निकल के अमेरिका या ब्रिटेन के साथ हाथ मिला ले, मगर ये सब कुछ हो नहीं पाएगा। क्योंकि यहाँ पर दो चीजों के लिए अब पश्चिम का डूबता हुआ जहाज एक ही तरीके से ऊपर आ सकता है। और ये जहाज जो है वो इस तरीके से ऊपर आ पाएगा कि आप ये मान के चले कि जो चाइना के व्यापार, उनकी प्रोडक्शन, उनकी चीजों को रोका जाए और हथियारों को जो बर्तरी हासिल कर चुके हैं रशिया के चारों तरफ, उन्हें किसी तरीके से मतलब उनकी इकोनॉमी को तोड़कर फिर रूस को तोड़ा जाए। लेकिन भाई साहब, मैं आप ही के बात से हवाला दूंगा, वो ये है कि हम पिछले प्रोग्रामों में अभी नहीं बल्कि जब से ये रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है तब से आप ये कह रहे हैं कि रशिया यकीनन वेस्ट का टारगेट है कई एक एतबारात से। वो यानी ऐसा सोया हुआ हाथी या फिर जिसको ज़ख्मी कर दिया गया था ऐसा हाथी था, वो उठ खड़ा हुआ है। कई मरतबा आपने भी कहा
तो ये तो जंग का आगाज़ इसी वजह से हुआ कि रशिया को जो है यानी डिस्टर्ब करना है, रशिया को कमज़ोर करना है, ये बात तो है। लेकिन अब ये हम देख रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जिस तरह से कहा जा रहा था और एक बहुत सारी चीज़ें पॉलिसीज़ नज़र आ रही थी कि ये जंग रुक जाएगी, और डोनाल्ड ट्रंप की जो एक के बाद एक और व्लादिमीर पुतिन के साथ मिलकर, तो क्या आपको नहीं लग रहा क्या वजह बन रही है, या फिर हम ये समझें कि वाकई जो है जंगबंदी होने जा रही है, क्योंकि ट्रंप ने भी कहा है कि ट्रंप की और व्लादिमीर पुतिन की बहुत जल्द मुलाकात भी होने वाली है। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि आगे मफाहमत होने वाली है, उससे पहले जो बिल्कुल अपने टारगेट्स को यानी निशाना बनाया जाता है जो भी उनके अहदाफ हैं, तो उसको ऐसी कार्रवाई हम इसको समझें? जी, अभी शिद्दत जो देख रहे हैं हम, अभी जो हम शिद्दत देख रहे हैं वो बिल्कुल इख्तितामी शिद्दत तो नहीं है, मतलब खत्म होने वाली। नहीं, इख्तितामी शिद्दत में इसे नहीं मानता हूँ मैं। देखिए, आपको व्लादिमीर पुतिन ने आज से 4-5 रोज पहले एक बात कही थी जी कि अमेरिका का प्रेसिडेंट अगर कोई विजन लेके आता है, कोई प्लान बना के आता है, तो वो आ सकता है, वो आकर अपनी गद्दी संभाल सकता है। मगर उसके बाद जो 4 सूटकेस वाले लोग आते हैं, फिर वो उसको बताते हैं कि उसे करना क्या है, और ये इन 4 सूटकेस वालों की जंजाल से बाहर नहीं जा पाता है। तो कुल मिलाकर बात जो हम देख भी रहे हैं कि ट्रंप ने तो अपनी जनता से जो वोट लिया है वो युद्ध बंदी को लेकर लिया है, और ट्रंप ने जो कुछ अभी तक अपनी बातें कर रहा है वो युद्ध की को समाप्त करने की बात ही कर रहा है। मगर अब हमें समझना ये होगा कि उसने तो नहीं चाहा था कि वो किसी भी तरीके से मतलब किसी भी तरीके से ईरान पे हमला करे। तो वो ईरान पे हमला करने का प्लान तो उसका नहीं था जी। तो मगर ये है इशू के वो हमला उसे करना पड़ा, क्योंकि वहाँ लिंडसे ग्राहम जैसे लोग जो बाकायदा एक लंबे 25 साल 30 साल से जो लीड कर रहे हैं इन सब चीजों को, और जो कुछ ये जो सिचुएशन बन रही है वो उससे, यहाँ से मैंने हर बार एक बात कही कि आपको ये समझना होगा कि ब्रिटेन ही सबकी माँ है, और ये अमेरिका चाहे न चाहे, क्योंकि अमेरिका के अंदर ये साबित हो चुका है कि 98% लोग जो हैं, 98% जो लोग हैं वो सारे के सारे मोसाद के MI6 के भरे हुए हैं पेंटागन में। तो पेंटागन जो है वो ट्रंप के, उन्होंने बहुत हद तक उनको निकाला है, बहुत हद तक जो है कंट्रोल को चेंज किया है, बहुत हद तक संभाला है, मगर अभी तक उनके पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है। यही आपने देखा होगा कि आप मोसाद का नाम ले सकते हैं, मगर ईरान के अंदर जो अटैक किए गए, जो चीजें ऑपरेशन में सामने आई हैं, वो MI6 का ही काम थे, क्योंकि रशिया ने, उनकी एजेंसी ने क्लियर किया है कि ईरान के हमलों का तर्ज अमल और रशिया के अंदर का तर्ज अमल MI6 का है, और ये सिमिलर है। तो इसमें यूक्रेन या जो इजराइल है वो सिर्फ मोहरा हो सकते हैं, मगर असल कहानी वही से चल रही है जो मैं हमेशा अपनी बात में जिस जगह का नाम लेता आया हूँ, रशिया उसको डायरेक्टली ब्लेम कर रहा है। अब समझना ये होगा कि अमेरिका का प्रधानमंत्री चाहे न चाहे जी, वो जो कर रहे हैं, उन्होंने पूरे यूरोपियन यूनियन में, पूरे इलाकों में अपनी चीजों को प्लांट किया है, और वो जबरदस्ती अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। तो ऐसे में फिनलैंड और स्वीडन के आसपास जो यूरोप में अपने नाटो ने अपने हथियार जमा किए हैं, और ये नाटो को लीड करता कौन है? बेसिकली तो पेंटागन करता है ना। तो पेंटागन अगर लीड कर रहा है तो पेंटागन तो पूरा का पूरा यूके समझिए आप ना, ब्रिटेन ही समझिए। तो ये जो सूरत हाल है, ये हालात आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ऐसे में पेंटागन जो सिचुएशन है जी, वो MI6 के अधीन ही चलेगी, और ये सारी जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें मोसाद CIA कहते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं, आप ये मान सकते हैं कि इन सारी चीजों में अब आने वाले दिनों में रशिया के लिए रास्ते तंग किए जा रहे हैं, और वो भयानक तंग कर दिए जा रहे हैं। और रशिया अगर फिनलैंड और स्वीडन वाले इलाके में जो पीछे का उसका
समुद्री इलाका है जहां से वो हमला करना शुरू करेगा यूरोप पे, उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए उसने बेलारूस की तैयारी कराई है। पोलैंड को भी शायद वो एक बार होल्ड पे रखे, मगर स्वीडन को और फिनलैंड को वो तुरंत टारगेट करेगा। क्योंकि यूक्रेन के अंदर तो मैं आपको बताता हूँ कि हमले जो बाहर रखे हैं वो जो वेपन आ रहे हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जो इन्होंने नई तकनीक वहां पर भेजी है ताकि अंदर तक रूस में हमले किए जा सके, उन सबको वो न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। वो जब चाहे यूक्रेन पर 100% कब्जा कर सकते हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। देखिए, जिन लीडरशिप को मारना चाहे वो मार सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर पता नहीं किस लंबी रणनीति के तहत। क्योंकि आपको याद होगा मेरा एक पोस्ट भी था 2022-23 का। मैंने जब ये कहा था कि अगले 4 सालों के लिए, 23 में, तो अगले 4 सालों के लिए युद्ध का प्लान किया है रशिया ने, तो इसका मतलब ये लंबा जाने वाला है। तो अगर ये लंबा जाने वाला है तो इसलिए तैयारी की थी कि हमने जो कुछ माना था कि ईरान के अंदर जो चल रहा है या गाजा के अंदर जो चल रहा है, यहाँ ये इसको निपटा लेंगे तो फिर यूक्रेन भी निपट जाएगा। अब उन्होंने एक जो पैतरा चला है, अब आपको मेरे ख्याल से आप खुद ही उस मुद्दे पे आएंगे तो मैं जरूर उसको तभी के लिए छोड़ देता हूँ, उसको तभी के लिए छोड़ देता हूँ। पर फिलहाल स्थिति ये है कि रशिया जो है वो एक लंबी युद्ध की तैयारी कर चुका है और वो पूरी दुनिया से युद्ध की तैयारी कर चुका है। भाई साहब, यहाँ पर एक यानी खबरें, कुछ रिपोर्ट्स इस तरह की आ रही थी कि क्योंकि ये डायरेक्ट वार हमेशा जो है नहीं करते हैं, ये जो ताकूती ताकतें, इम्पीरियलिस्टिक पावर्स जो हैं, ये जब मैदान में मार खाते हैं तो फिर ये अपने मशीनरीज़ के ज़रिए और अपने प्रॉक्सीज़ के ज़रिए और अपने जो टेरर टूल्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह की कोशिश इन्होंने मॉस्को में की थी और कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि मॉस्को को निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद और व्लादिमीर पुतिन की जो एक केमिस्ट्री नज़र आ रही थी कि कुछ ये नया करने जा रहे हैं, तो क्या वो रिपोर्ट्स को भी हम दुरुस्त समझ सकते हैं कि एक तो बॉर्डर्स के ज़रिए और दूसरा जो है यानी वही जो पुराना इन्होंने अपना काम किया है कि किसी को जो है पीछे से जो है वार किया जाए। तो क्या ये खदशात वाकई जो रिपोर्ट्स आ रही थी जिसको यानी ये समझा जा रहा था कि भाई ये हमेशा की तरह है, ये डराने के लिए, धमकाने के लिए, क्या ऐसी जो है कर सकते हैं मतलब मॉस्को के साथ भी? तो नहीं, देखिए ये केमिस्ट्री हमको दिखाई दे रही है, वो केमिस्ट्री है जी। आप समझिए ना कि यानी वो दहशतगर्दी जो मिडिल ईस्ट में करवाई गई, क्या मॉस्को में करवाई जा सकती है? मतलब क्या मॉस्को नहीं समझेगा, नहीं समझता? सवाल यहाँ पर ये है। बाकायदा रूस में भी दहशत गर्दी के जो है प्लांटेशन मौजूद है और प्लांटेशन के साथ साथ में हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये जो दहशत गर्दी की प्लांटेशन है, इस प्लांटेशन में बाकायदा जो है वो भी उससे उसके अंदर से भी उनको लड़ना है। उसके अंदर से लड़ने के साथ साथ इन लोगों को ये सोचना है कि चारों तरफ से घेराबंदी कर ली है, यानी पूरी तरह से रशिया को मजबूर कर देना, उसकी ताकत को भी तोड़ देना और उस पर फिर बाद में मिलकर हमले करना। ये सिचुएशन के किसी भी नाटो देश पर हमला करे तो सब मिलकर हमला कर दे। ये जो सिचुएशन आ रही है ना, इसको ट्रंप हैंडल नहीं कर पा रहा है। ट्रंप कहा चाहता है कि ये दो ट्रंप कहा चाहता है कि उसने ईरान पे हमला करना पड़े, जबकि किया भी तो बहुत हल्के में किया। तो सवाल ये है कि ट्रंप की अपनी पॉलिसी है, मगर अभी तक वो तकरीबन 25 से 30% अधिकारों, एलन मस्क और ट्रंप मिलके 25 से 30% अधिकारियों को ही अपने कंट्रोल में ले पाए हैं। अभी भी 70% तक लोग जो हैं मोसाद और CIA के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ बेसिकली बिल्कुल एक, जब हम इवेंजलिकल पर आएंगे तो वो एक अलग मुद्दा होता चला जाएगा, मगर रूस भी उसी तरह का दुश्मन है इवेंजलिकल का, जिस तरीके से बेसिकली इजराइल के यहूदी भी, मुसलमान भी और ये जो रशियन क्रिश्चियंस हैं, ये इसी टारगेट के हिस्से में है। तो वो जो प्लान कर रहे हैं, ये एक ऐसी कहानी है जिसे मेरे ख्याल से बहुत लंबे समय में हमको खोलना, तफसील बताना, इतिहास बताना, तब जाकर हम इसको पूरा कर पाएंगे। अगर हम ये चाहें तो क्या वाय साहब, क्या यहाँ पर यूरोप जो है अभी तक भी इनडायरेक्टली फाइट कर रहा है रशिया से, यूक्रेन वाया यूक्रेन कर रहा है, लेकिन क्या वो डायरेक्टली करने की जुर्रत करेगा? क्योंकि फिर बहुत तबाही होगी, बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे। देखें यहीं पर अगर हम खलीज अरब में ही देखें, थोड़ा सा हो गया तो फिर
इनको समझ में आया कि कितनी सारी चीज़ें जो है इफेक्ट हो रही हैं। तो अगर रशिया के साथ यूरोप, सारा यूरोप मुतासिर होगा, सारा यूरोप मुतासिर होगा। जी। रूस के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। आप समझिए, अब वो इतना मजबूर कर देंगे कि रूस के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा डायरेक्ट युद्ध में उतरने के अलावा। और वो लोग जानते हैं कि जहां, अगर हम फिनलैंड की बात करें और स्वीडन है, पोलैंड है। जी। हाँ, तो इन लोगों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें सिचुएशन ये बनती है भगत साहब के, ये जो है सिचुएशन ये बनती है इसमें। जी भाई साहब, आवाज आपकी थोड़ी सी रुक रही है। हाँ जी, मेरी आवाज ब्रेक हो गई थी। तो मेरा कहने का यहाँ पर ये मतलब है कि ये जो सिचुएशन बन रही है ना, ये इनको मजबूर करेंगे कि जो रशियन ब्रिड के लोग हैं और नाटो में शामिल हो चुके हैं, युद्ध वहीं तक समेट दिया जाए और बाकी के जो असल अपने आप को फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन, ये लोग जो अपना इटली, ये लोग अपने आप को समझते हैं, ये लोग जो है मिलकर यहाँ से अटैक करते रहे, डायरेक्टली अटैक के जद में ना आए। और ये रशियन कल्चर, रशियन लोगों को, रशियन प्रभाव क्षेत्र को ही इस्तेमाल करें, जो कि यूक्रेन में भी हो रहा है। तो यूक्रेन से आगे अगर वो निकलता है रशिया, तो उसकी सिचुएशन और क्रिटिकल हो जाती है, क्योंकि और ज्यादा नाटो के बिल्कुल आमने सामने खड़ा हो जाता है और उसे लड़ना पड़ेगा। मगर एक बात में मुझे जो अभी नई लेटेस्ट डेवलपमेंट दिख रही है वो ये है कि रशिया जो है डायरेक्ट पूरे यूरोप के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है। अच्छा। उसमें अपनी जो ऑर्शनिक है और कई नई किस्म की छोटी मिसाइलें हैं, उनकी भारी तादाद में प्रोडक्शन बढ़ा रखी है, क्योंकि ये जो ड्रोन, अभी ये सब शांत नहीं चल रहा है, ये टाइम बाइंग चल रहा है। अच्छा। यानी फ्रांस के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, अमेरिका के अंदर जो ड्रोन प्रोडक्शन है वो बहुत तेजी से बढ़ा दिया गया है। हाँ। और ये ड्रोन प्रोडक्शन जो है इसलिए बढ़ाया जा रहा है कि एकदम अचानक पूरे रूस पर पहले ड्रोन जो है वो भारी हमले किए जाए, जिससे उसके एयर डिफेंस सिस्टम को जो है वो मखलूज कर दिया जाए, और उसके बाद फिर भारी हमले करके वो जानते हैं कि निश्चित रूप से रशिया परमाणु अटैक कर देगा। मगर आप यकीन माने जी, जो असल खिलाड़ी हैं, यानी वही रोथशाइल्ड बैंकिंग फैमिली, जिसके इन्फ्लुएंस में इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस हैं, ये सारे के सारे मिलके और एलीट क्लास मिलके पूरी तरह से मानते हैं कि अगर दुनिया में ये सारे क्रिश्चियन, मुस्लिम, यहूदी और बुद्ध सब मारे जाएं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये आप सोच सकते हैं, ये आप मानवता का, आपका दिल जो है वो ये कह सकता है कि इतने सारे अगर परमाणु चलेंगे तो इतने सारे लोग मारे जाएंगे। एक्चुअली वो यही चाहते हैं। ये तमाम जो कोशिशें हैं वो इसी बात के लिए है कि आर्मगेडोन, जो पूरी तरह से इंजील का 10/6 जो एक कोट है इंजील का, उसे बदल के जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, ये तमाम इशारे जो बाइबल में से कोट किया जा रहा है, जो इंजील का ही मैं एवेंजेलिकल की बात कर रहा हूँ, जो कुछ किया जा रहा है उसमें पूरी की पूरी बयानगी ये है कि आर्मगेडोन किए बगैर मसीहा नहीं आएगा और दुनिया का सल्तनत नहीं बैठेगा और पूरी दुनिया पर धर्म का राज नहीं होगा। तो ये इससे बाहर नहीं है, भले ही इसमें अब सवाल ये होगा ना भाई साहब, फिर वो जो ये सारी दुनिया की तबाही चाहेंगे वो कैसे बच पाएंगे? एक नॉर्मल सवाल होता है, एक आम लोगों का सवाल होता है कि जब इतना ये आप एक बात आप जानते हैं कि इजराइल के खुद के अंदर भी कुछ इस तरह के बंकर्स मौजूद हैं। और अमेरिका और ब्रिटेन में तो, और कनाडा के अंदर जो बनाए जा रहे हैं ब्रिटेन के द्वारा बंकर्स इस वक्त में, जो वो इतने बड़े हैं कि परमाणु अटैक होगा तो उनपे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और शायद परमाणु जो रेडिएशंस है उससे बचने के लिए उन्होंने कुछ खास किस्म की ड्रेस, कुछ खास किस्म की चीजें तैयार की है। तो मतलब एक वो पूरी तरह से मानते हैं कि अगर परमाणु अटैक होकर दुनिया खत्म होती है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूं कि ट्रंप की लड़ाई पुतिन से भी बड़ी है जी। जो ट्रंप की लड़ाई है वो निश्चित रूप से पुतिन से भी बड़ी मानता हूँ। और मैं इस मायने में बड़ी मानता हूँ बाकर साहब कि ये जो सिचुएशन इन्होंने क्रिएट की है ना यहाँ पे जी, वो इतनी भयावह है कि मतलब ट्रंप वो चाहता है कि मैं युद्ध रोक दूं, वो नहीं रोक पा रहा है। वो चाहता है कि मैं जो गेम है उसे किसी तरीके से
अमेरिका एलीट वर्सेस चाइना बना दूं और बाकी सारी दुनिया को बचा लूं, मगर वो नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ जो सिचुएशन है वो बहुत ही अजीबोगरीब है। तो मतलब इसमें हम ये मान के चलें कि सिर्फ हमारे सोचने या हमारे प्लान से कुछ हो जाएगा, ये मुमकिन नहीं होता, ये संभव नहीं होता। हम सोच सकते हैं, हम अच्छी बातें सोच सकते हैं, पर अच्छा कर भी सके ये तो बिल्कुल मुमकिन नहीं होता। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो इस वक्त गुजर रही है, जो इस वक्त चल रहा है, वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है। इसे हम किसी भी एंगल से न तो हल्के में ले और न ये समझे कि इसका सोल्यूशन जो है वो तुरंत होने वाला है। तो मगर ये युद्ध मुझे लंबा होते हुए नजर आ रहा है। बल्कि मुझे तो ये भी नजर आ रहा है फिलहाल जो मैं देख रहा हूँ कि कोई ना कोई एक ऐसा इवेंट करने की प्लानिंग कर रही है कुछ ताकतें, जिसे फॉल्स फ्लैग कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे 9/11 किया गया था, जैसे कहीं पर भी कोई हमला होता है उसको फॉल्स मुद्दा बन जाता है। हाँ, जैसे तो ये दो देशों के अंदर कहीं ना कहीं कोई बड़े जो है फॉल्स फ्लैग की संभावनाएं हैं। और ऐसी स्थिति के बाद थर्ड वर्ल्ड वॉर का जो बड़ा बिगुल है उसे बचाने की मिडिल ईस्ट से लेके और रशिया तक और चाइना तक इन सबको इसमें लपेटने की कोशिश की जा रही है। और डॉक्टर साहब ये अब अच्छा, फिर चाइना का ठीक है, बिल्कुल चाइना ये सारी चीज़ें देख रहा है। एक तो उसका जो दोस्त है, या फिर दोस्त से मुराद ये है वो उसका मुहाफिज है, ये उसका मुहाफिज है, वो उसको दोनों का आदान प्रदान है, चाइना और रशिया की अगर हम बात करें तो चाइना का क्या मतलब रोल नज़र आ रहा है? चाइना बिल्कुल खामोश है कि बस जो होता है हो जाए? नहीं, चाइना ने कुछ नए हथियारों का भी डेमोन्स्ट्रेशन किया है। उसने इलेक्ट्रॉनिक जो है EMP इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के कुछ नए हथियार इंट्रोड्यूस किए हैं। मगर वो ये जानता है, हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना की तैयारी भी बहुत बड़ी है, मगर ये जिस तरीके से इन्होंने मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने की कोशिश की थी ना चाइना और रशिया ने, उसमें ये कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे अभी। उसकी वजह सुन लीजिए क्यों। क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि वो हमारे सामने तो अब आया है कि ईरान के अंदर इतना बड़ा मोसाद का, CIA का और MI6 का नेटवर्क था कि एक एक घर, एक एक बिस्तर, एक एक तकिए के उनकी मालूमात थी। एक एक हथियार, एक एक कमांडर कौन सा वफादार है, कौन सा उनके साथ मिल सकता है, ये सब कुछ उनकी मार्किंग में था। तो इस कंडीशन में अगर आपने पहले ही ये हथियार किसी को दे दिए होते जो रशिया और चाइना के पास मौजूद है, तो अभी तक तो इनकी रिवर्स इंजीनियरिंग होके अभी तक तो रूस को खत्म कर दिया गया होता, चीन को खत्म कर दिया गया होता। आप समझिए ये जो इवेंट है अभी हमको जो नजर आ रहे हैं ईरान में, गाजा में, हूतीज में, और ये जो आसपास मतलब इसमें कई साउथ ग्लोबल साउथ के कई और इलाकों में जो हमें तनाव और कारगुजारियां नजर आ रही हैं, इसमें तो हमें ऐसा लग रहा है कि अगर अपने मित्र देश को, अपने ही मित्र देश को जिसे वो अपना मानते हैं और कह रहे हैं दुनिया में, अगर वो अपनी तकनीक दे देते हैं तो उनको डर ये है कि उनकी तकनीक चोरी हो सकती है। शायद आपको पता होगा कि S-400 के बारे में भारत को भी सोर्स कोड देना, आप अपग्रेडेशन की बातों को बच जाना, ये उनका ये अपना मानना है कि कहीं ये जो इनकी खुफिया जानकारियां हैं अगर ये इजराइल के पास चली जाएगी तो ब्रीच हो जाएगा। और अगर S-400 रशिया का था ईरान के अंदर और वो ईरान के अंदर रशिया का S-400 अगर ब्रीच हुआ है तो ये लीकेज कहाँ से हुआ है? ये आप मेरी मतलब जो है बातों को थोड़ा सा समझ, यानी इतना खौफ ज़दा हो गया है मामला, या फिर इतना जो है अपने मित्र देशों को भी कोई चीज देने से जो है को भी वो तकनीक नहीं दे सकते, क्योंकि हर जगह पर मोसाद के, CIA के और पश्चिमी जगत के एजेंट बैठे हैं और वो कितनी बड़ी बड़ी सीटों पे बैठे हैं। क्या आप भी सबूत देने की जरूरत है? क्या आपको या ऑडियंस को सबूत चाहिए कि बड़े से बड़े कर्नल, बड़े से बड़े जनरल, बड़े से बड़े लीडर सब मोसाद के एजेंट निकले? तो ऐसी कंडीशन में जिनको आप किसी को तो ट्रेनिंग दोगे, किसी को तो बताओगे सीक्रेट, जिसे बताओगे पता चला वो CIA का मोसाद का एजेंट बैठा है इन देशों के अंदर, तो उनकी सारी तकनीक चली गई तो उन्होंने उसको डिकोड कर लेना है, और डिकोड कर लेना है तो उसका कोड तैयार करने के बाद सीधे वो रूस पे हमला कर देगा, उसके हथियार और चीन के हथियार तो जीरो हो जाएंगे। तो अगर उन्होंने नहीं दिया तो अब लगता है कि सही किया, भले हमें कल गुस्सा आ रहा हो, मगर अब साबित हो चुका है कि जहां जहां दिया जी। तो वाहिद साहब इससे मुराद ये है,
इससे मुराद ये है, इससे बात समझ में ये आ रही है कि फिर बाजी मार लेने वाली बात अगर करें तो वही मोसाद और CIA है। नहीं, मेरा 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 ये मानना है कि अब जो तैयारी चल रही है और जो ये यूक्रेन का जो आपका सवाल था, जो हमले जारी हैं, ये इस बात की तैयारी है कि हम खुद अपने दम पर इस दुनिया को हरा सकते हैं और हम हराएंगे, और वो हराने की तैयारी चल रही है। अब यूक्रेन को वो फतह इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि वो नाटो के दरवाजे तक पहुंचना नहीं चाहते थे, और अब इसलिए हमले कर रहे हैं कि वो नाटो पे सीधे हमले करेंगे। आप समझिएगा चीजों को, यूरोप पे सीधे हमले किए जाएंगे, और बिना यूरोप पे हमले किए ये युद्ध दुनिया में बंद नहीं हो सकते। ये बात तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि जब तक ब्रिटेन को खत्म नहीं किया गया सकता तब तक दुनिया में युद्ध बंद नहीं होंगे। ट्रंप आ गया है, ट्रंप को पंगु बना दिया गया है, ट्रंप के बस का कुछ भी नहीं है, तो ट्रंप कुछ नहीं कर पा रहा है चाह के भी। वो जितनी रोकथाम स्पीड ब्रेकर का काम कर पा रहा है, वो सिर्फ स्पीड ब्रेकर का काम कर पा रहा है, हाईवे को ब्लॉक नहीं कर पा रहा है। ये सिचुएशन है इस वक्त। ये सिचुएशन ट्रंप की स्थिति को शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन पहचान रहे हैं, और वो ये मान रहे हैं कि पश्चिमी जगत को हमें डायरेक्ट ही हराना पड़ेगा। सिचुएशन ये है। ठीक है भाई साहब, अब अगर हम बात करें, एक रशिया को उधर, यानी रशिया को उधर उलझाया जा रहा है, क्या चाइना के हवाले से भी कोई दरवाज़ा खोलने की तैयारी है? क्योंकि दरमियान में हम देख रहे थे, आज से कुछ एक साल पहले कुछ चीज़ें नज़र आ रही थी, कुछ सरगर्मियाँ नज़र आ रही थी, वो अभी मतलब अब छोड़ दिया है उसको, मतलब अभी फ़िलहाल इस तरफ कोई रुख नहीं है, ये हम समझ सकते हैं। मतलब इधर अमन व अमान है। साउथ एशिया की बात करें हम, या फिर हमारे बर्रे सग़ीर की भी अगर हम बात कर लें, तो अभी तो इधर नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। नहीं, नज़र आ रहा है ना भाई साहब, सारी चीज़ें हो गई हैं, दो देश जो टकरा चुके थे। आपको जो नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है, मुझे कुछ और नज़र आ रहा है। जी, मुझे तूफान से पहले की शांति नज़र आ रही है, मुझे सुनामी के पहले के समंदर के ठहराव नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम ये दुनिया, साउथ ग्लोबल भी युद्ध के बहुत नजदीक पहुंच चुका है। नहीं, अभी तो देखें, को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो टकराव था वो तो सुलझ गया ना। जैसे अगर हमारे छोटा सा मुल्क, हमारे बाजू, उसने कुछ कोशिश की थी, हमने बड़ा तगड़ा सा काम कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, वो अब शायद कई बरसों तक जो है हमारे साथ जो है कोई ऐसा खेल ना खेल सके। वो ये चीज़ तो एक रुक गई है। अब ताइवान की बात करें, देखिए एक बात समझिए, हमने इसको ऑपरेशन सिंदूर जो है वो बंद, पॉज किया है, खत्म नहीं किया है। हाँ, खत्म तो नहीं किया है। ये हमारी तरफ से ऐलान है, ये प्रधानमंत्री साहब की तरफ से ऐलान है, रक्षा मंत्री की तरफ से ऐलान, बंद नहीं किया, चल रहा है वो। बाकायदा SCO के समिट में भी किया है, तो आप नहीं कह सकते कि हमने बंद कर दिया। हाँ। हमने पॉज किया है, तो कभी भी पॉज हटाया जा सकता है, एक बात। दूसरी बात, मैं पहले ही प्रोग्राम की शुरुआत में 3-4 लफ्ज बोल चुका हूँ, उन्हें वापस सुन के आप समझ लीजिएगा। अब मैं आगे इससे आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि वो बार बार रिपीट नहीं किए जा सकते। इससे आगे इस मामले में बढ़ता हूँ। अच्छा, कि चाइना ने जिस तरीके से, चाइना के सामने अमेरिका को घुटने टेकने पड़े हैं। कैसे टेकने पड़े? ठीक है भाई साहब, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक ले लेंगे, वरना बात दरमियान में रह जाएगी आपकी। तो बहरहाल चाइना किस तरह से, चाइना के हवाले से आप जो बात कर रहे हैं, फिर मेरा सवाल ये भी होगा कि क्या ताइवान का मामला बिल्कुल ख़त्म तो नज़र, मतलब कुछ उसमें कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही, तो उस हवाले से भी मेरा सवाल जरूर होगा। ताइवान के चारों तरफ बहुत हलचल है, वहाँ पर रिहर्सल हो रही है, वहाँ पर एक्सरसाइज रूस और चाइना भी कर रहे हैं, और बहुत हलचल है। ठीक है नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद ये जो साउथ एशिया में जो चेंजिंग हो रही है या नहीं हो रही है, किस तरह की सूरत हाल है, इस पर भी बात करेंगे। उसके इम्पैक्ट्स माशी तौर पर भी क्या हो रहे हैं, हो सकते हैं आने वाले दिनों में, खुद हमारे देश पर भी, इस हवाले से भी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मुबाहिसा में आप सभी का दोबारा खैर मक़दम। हम बात कर रहे हैं जिस तरह की सूरत हाल बनी हुई है यूक्रेन और रशिया के दरमियान, और फिर अमेरिका की पॉलिसियाँ और यूरोप का जो मौक़िफ़ हम देख रहे हैं यूक्रेन वॉर को लेकर। और इसी के साथ अगर हम अपने बरसग़ीर की बात करें, चाइना के हवाले से बात करें, तो ब्रेक से पहले यही बात हो रही थी, वाइस साहब से मेरा सवाल यही था कि हम अब फ़िलहाल तो शांति देख रहे हैं। मतलब अगर हम बरसग़ीर की, सब कॉन्टिनेंट की बात कर लें और चाइना की बात कर लें, चाइना या फिर ताइवान के हवाले से जो कुछ चल रहा था, लेकिन भाई साहब इस हवाले से भी मतलब कुछ कह रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा भाई साहब, अभी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, ऐसी कोई बात नज़र नहीं आ रही। ठीक है, हम ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं, लेकिन वो टकराव, वो तनाव। देखिए, मैं इस मुद्दे पे बहुत ज़्यादा जो है डिटेल में बात नहीं करना चाहूँगा। जैसे नेशनल
सिक्योरिटी का मामला है, तो इस पे मैंने सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हमने पॉज किया है, खत्म नहीं किया है। जी, लेकिन देखिए, ठीक है, अगर चाइना जो है वो हथियार देता है उसे क्या नाम पाकिस्तान को, तो हमें भी हथियार देने के लिए जो है अमेरिका, इजराइल मौजूद है, रशिया भी है। वो अपग्रेडेशन की उनसे कुछ बातचीत चल रही है, पता नहीं ब्रिक्स में हम लोग कितना पार्टिसिपेट करेंगे, कितना नहीं करेंगे। देखिए, दुनिया के खेमे बढ़ रहे हैं और एक लकीर खींचती जा रही है, और ये लकीर बिल्कुल क्लियर कर दी जाएगी। ये लकीर क्लियर होगी और ये एक महायुद्ध होने जा रहा है। यहाँ कहीं कोई शांति नहीं है। ये हम सोच सकते हैं, हमारी अपनी जो है ओपिनियन ऐसी हो सकती है। भाई साहब, मगर हमारे जो शेयर बाजार हैं थोड़े थोड़े वो आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ऊपर उठ रहे हैं। अब जो है ये जो सारी चीजें, फिर इसके बाद उनका क्या हाल होगा? बहरहाल मैंने हमारे आप हमको अकेले मत लीजिए ना, मैं तो पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। देखिए, मैं पूरी दुनिया की, आप हमारे अकेले को देखिए, कोई जब महायुद्ध होते हैं तो कोई नहीं बचता, सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हिस्सेदारी ले लेते हैं। और हमारे लिए सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी गई है कि हमें भी कोई ना कोई पक्ष तो चुनना ही पड़ेगा भाई। अगर नहीं, हम तो सबको लेकर चलने वाले हैं ना भाई साहब, सबको लेकर चलने वाले हैं। नहीं, सबको लेकर चलने वाले हैं। अगर एससीओ के समिट में पाकिस्तान के आतंकवाद को तो शामिल किया जाएगा और भारत के आतंकवाद को शामिल नहीं किया जाएगा, तो फिर हम सबको लेकर कहाँ चलने वाले हैं? फिर हम क्यों सबको लेकर चलेंगे? अगर दुनिया जो है, एक दुनिया अगर पाकिस्तान का समर्थन करेगी तो हमें दूसरी दुनिया का समर्थन करना पड़ेगा या समर्थन लेना पड़ेगा। तो कुल मिला के बात ये है ना कि जो हमारे रक्षा मंत्री को गुस्सा आया, हमारे रक्षा मंत्री ने जो है अपने गुस्से का इजहार किया, डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया, डिक्लेरेशन, और यहाँ इस पूरे क्षेत्र में अगर चाइना एक प्लेयर है तो भारत भी एक प्लेयर है। तो पूरी तरह से अगर साउथ ग्लोबल को देखें तो दो महाशक्तियां आस पास पड़ोस में हैं। अगर एक शक्ति किसी एक का फेवर करेगी तो और एक अपना गुट बनाने की कोशिश करेगी, तो दूसरी भी शक्ति भी अपना कोई गुट बनाने की कोशिश करेगी। तो आप पूरी सिचुएशन को अगर दूर तक एनालाइज करते हैं, देखिए, डिले हो सकता है, देर लग सकती है, पर सोल्यूशन कुछ भी नहीं है। उसकी वजह क्या है? अमेरिका की 100% कमान ट्रंप के हाथ में नहीं आने वाली जी। ट्रंप जो कहते हैं वो करना चाहते हैं उससे ज्यादा, मगर उनको क्या करना पड़ रहा है? इतना काम निकालने के लिए भी वो कभी राइट का इंडिकेटर दे के लेफ्ट गाड़ी मोड़ देते हैं, कभी लेफ्ट का इंडिकेटर दे के राइट गाड़ी मोड़ देते हैं, कभी उसे सीधी चलाने का वादा करके सीधी चलाते हैं, और कभी सीधी का गियर लगा के बैक गियर लगा देते हैं। तो इस तरीके से गुगलियां फेंक फेंक के वो बेचारे को थोड़ा बहुत काम निकल पा रहा है, वरना उसकी अपनी टीम ने उसको घेर रखा है। उसके अलावा पेंटागन उसकी कहते सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो जो कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो पुतिन ने वाजे कर दिया एक बात को, उसे हमें मानना चाहिए, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन सिर्फ स्टेटमेंट देने के लिए स्टेटमेंट नहीं देते। व्लादिमीर पुतिन सिर्फ जो है मनोरंजन के लिए किसी के पत्रकारों के साथ इंटरेक्शन नहीं करते। वो एक गूढ़ रहस्यवादी भू राजनीति, डिप्लोमेसी, कूटनीति का इस्तेमाल करते हैं जी। ऐसे में उनका ये कहना कि एक अमेरिका का राष्ट्रपति एक चुनाव जीत कर आ सकता है, एक विजन लेकर आ सकता है, मगर वो उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि 4 सूटकेस वाले और काले सूट वाले, उन्होंने कहा 4 सूटकेस वाले और काले सूट वाले आकर उसको बताते हैं कि उसे करना क्या है। ये सिचुएशन क्लियर हो जाती है कि ट्रंप लाख कहें कि मैं शांति ले आऊंगा, युद्ध विराम करा दूंगा, पर नहीं होगा। क्या जेलेंस्की की कोई औकात है? नहीं है। सवाल ये है कि अब बहुत सारे राज हमें खुलने के बाद पता चलते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या थी। जैसे हम ये मान रहे थे कि ईरान हमला क्यों नहीं कर देता, ईरान पूरी तरह से अटैक क्यों नहीं कर देता, ईरान को तो बहुत पहले अटैक कर देना चाहिए था, पर ईरान अपनी इंटरनल किस स्थिति से झूल रहा था ये तो हमको नहीं पता था ना। ये तो जब वहां अटैक हुआ तो हमको पता चला कि ये क्या था, ये क्या निकला अंदर से। जब हमारी अपनी ओपिनियन थी, हमारा गुस्सा था चीन और रूस तुरंत अपनी तमाम तकनीकें जो है वो क्यों नहीं दे देता। अब बात हुई मांगा गया रशिया से हथियार मांगे गए, S-400 500 मांगा गया,
जी। मिसाइल तकनीक मांगी गई, उन्होंने मना कर दिया कि हमारे अपने लोग आएंगे, हमारे अपने लोग तुम्हारे आसमानों की रक्षा करेंगे, तुम्हारे हाथ में नहीं दिया जाएगा, हम तुम्हें ट्रेनिंग नहीं दे सकते। क्योंकि अगर वो बात उसकी सही थी तो अब सही साबित हुई ना कि एक एक लॉन्चर में एक एक बम फिट कर रखा था। जहां 400 धरा होता, 500 धरा होता, ये लोग वहां भी बम फिट करके उसको उड़ा देते। तो सवाल ये था कि जो कुछ हम नहीं, जितना हम सोच पा रहे हैं हम उतना ही सोच पा रहे हैं। जहां हमारी सोच खत्म होती है, ये एजेंसियां उससे आगे कहीं अपना काम कर रही होती है। तो अगर ये कह रहा है व्लादिमीर पुतिन कि हम शांति की नहीं एक महायुद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं और हमें नाटो के साथ लड़ना पड़ेगा, तो हमें, हमारे पास उस पर यकीन करने के अलावा कोई चारा नहीं। ठीक है, हमारे पास से मुराद अब अच्छा ये आप ये देखना होगा जिस तरह से, ठीक है, यूरोप बिल्कुल बारूद की ढेर पर नज़र आ रहा है, रशिया बिल्कुल मैदान जंग में है, और अमेरिका का क्या होगा पता नहीं है। बहरहाल वो तो दुनिया का अब भी चौधरी बरकरार है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है ना कि ठीक है चलें, ये उस तरफ हो रहा है, अब मिडिल ईस्ट पर भी उसके कुछ ना कुछ असरात होते हैं, लेकिन शांति फिर वही बात होगी हमारे पास, यानी कि चाइना वगैरह ये इधर जो है साउथ की तरफ अगर देखें, साउथ एशिया की तरफ देखें और सब कॉन्टिनेंट की तरफ देखें, फिलहाल तो शांति है ना भाई साहब, यहाँ पर कोई ऐसी बात तो अभी फिलहाल तो नजर नहीं आ रही। नहीं, मैं इस शांति के बारे में पहले ही बोल चुका हूं। नहीं, मैं इस हवाले से बोल रहा हूँ। यहाँ पर ताइवान की भी देखें आप, ताइवान में भी तो वो देखिए, आप कैसे कह सकते हैं ना जी, आप ये बताइए कि क्या पाकिस्तान जो है वो उसकी तरफ से ये स्टेटमेंट नहीं आ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से कि जो सूरत हाल है, यानी हम तैयारी कर रहे हैं, हम युद्ध कर रहे हैं। नहीं, वो भी उनकी तरफ से भी प्रोवोकेटिव कहीं ना कहीं जो है बयानात आ ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बंद हो गए। जी भाई साहब, आपकी आवाज जो है ब्रेक हो रही है। अब भाई साहब मेरी आवाज मिल रही है आपको? बहरहाल भाई साहब से हम चाहेंगे कि दोबारा उनसे, शायद किसी वजह से जो है नेटवर्क ब्रेक हो रहा है, लेकिन बात यहाँ पर यही है कि शांति नज़र आ रही है, लेकिन भाई साहब इससे अख्तलाफ कर रहे हैं। भाई साहब ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर जहाँ तक हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो हमने ये कहा है कि हमने इसको ख़त्म नहीं किया है, वो जारी और सारी है। तो अब जारी है से मुराद ये है कि अगर किसी तरह की फिर कोई ऐसी दहशतगर्दी होगी तो फिर हम कोई बड़ा जो है सख्त कदम फिर उठा सकते हैं। अगर उठाएंगे तो फिर उधर सरहद पार से क्या होगा, और तो फिर ये भी एक जो है मामला कुछ मुख्तलिफ हो सकता है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है कि मुकम्मल तौर पर जब तक दहशतगर्दी का ख़ात्मा नहीं होगा और जब तक जो दहशतगर्दी को पुष्पनाई फराहम करने वाले हैं उनकी पॉलिसी दुरुस्त नहीं होगी, तब तक हम इस बात की कोई ज़मानत नहीं ले सकते या ज़मानत नहीं दे सकते कि बिल्कुल या तौर पर शांति हो गई है। अब वक्तिया तौर पर ज़रूर हमको ये नज़र आ रहा है कि जंगबंदी हो गई, और ऐसा अभी कोई ऐसे आसार नहीं है। अब दूसरी जानिब अगर हम चाइना के हवाले से बात करें तो जिस तरह से भाई साहब ने कहा कि ख़ुद ताइवान के मामले में जो सरगर्मियां हैं वो चल रही हैं, अगर मुख्तलिफ वेस्टर्न मीडिया की अगर बात करें तो वो बाज़ाब्ता तौर पर इस बात के हमेशा इशारे करते आए हैं कि चाइना की जानिब से जारहाना सरगर्मियाँ चल रही हैं, और वो इस खत्ते में, चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो हांगकांग हो, चाहे वो दीगर यानी जो आबी राहदारियाँ हैं उस पर मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा करना चाहता है। और साथ ही साथ वो जो एक ऐसी, यानी वो एक राहदारी निकाल रहा है जिस हवाले से हमने बहुत से प्रोग्राम पहले भी किए, तो उसके ज़रिए वो चाहता है कि सारा का सारा जो है एक अपना डोमिनेशन वो बना ले। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जिसको लेकर अब हम जिस अंदाज में भी यानी बात करें तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है कि कोई ना कोई ऐसा काम किया जा सकता है जो ख़तरा या फिर अचानक से कोई ऐसा वाक़या या फिर अचानक से कोई ऐसा मामला जो हमारे लिए यानी मुश्किल का बाइस बन जाए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको देखना पड़ेगा शायद, जिसके हवाले से इंटरनेशनल मीडिया में भी ये बात चल रही है। भाई साहब मिल रही है मेरी आवाज़ आपको? भाई साहब से रब्ता हम कर रहे हैं। भाई साहब मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? जी मिल रही है जी हाँ, कट हो गया था आपका। तो सवाल यहाँ पर यही है भाई साहब कि हम इस खित्ते के हवाले से, क्योंकि हमारी इकोनॉमी है, सारी चीज़ें हैं,
यहाँ पर थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस अगर हो तो सीधे सीधे हमारी जो है मार्केट पर, हमारे जो है शेयर बाज़ार पर, हमारी जो है सारे जो हमारा यानी ढांचा है मईशत का, वो मुतासर हो जाता है। थोड़ा सा मिडिल ईस्ट में हुआ था, हम देख रहे थे कि हमारे पास क्या सूरत हाल हो गई थी। जी देखिए, मैंने कहा कि ये सारा हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये दुनिया के ऊपर और दुनिया शांति की तरफ नहीं जा रही है। मैं अपनी बातों को क्लियर कर रहा हूँ। नेतन्याहू की बातें सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है भाई साहब, हो सकता है 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, 15 साल, 20 साल, ठीक है, चल रहा है 2 ग्रुप्स में या फिर 2 ताकतों में। मुझे तो 5-7 दिन नजर आ रहे हैं, आपको 5-7 साल नजर आ रहे हैं। ये तो बड़ी संगीन बात कर रहे हैं, मतलब बड़ी तशवीशनाक बात है अगर बाकी ऐसी इस तरह का मामला है तो। मान लिया, अगर मेरा अपना जो है ओपिनियन है, मुझे अधिकार है अपनी ओपिनियन रखने का, तो मुझे तो कोई लंबी बात नजर आ ही नहीं रही है। क्योंकि देखिए, बड़ी सीधी बात यह है कि ईरान में उन्हें रिजीम चेंज करना है। रिजीम चेंज करने के लिए बहुत सी चीजें हैं जो सामने भी आई हैं। अब बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सामने नहीं आई हैं, मगर वो है, और उनका जो सामने नहीं लाई जाती हैं वो चीजें, डिस्कशन जो की जाती हैं, यानी उनकी वो ताकतों की कोशिश जारी है, मुकम्मल तौर पर तैयारी है, ना कि जारी है। अच्छा, मतलब मुकम्मल तौर पर इसे आप मान सकते हैं कि कुछ इस तरह की पोजीशन है जहां पर ईरान को और इसमें तमाम पूरे खित्ते को, चाइना सहित चाइना की चारों तरफ जो भी मामलात हैं उनको टाइट करने की बात है, और फिर एक महाज जो है ताइवान में खोलने की बात है। अच्छा, ठीक है, ताइवान की तरफ आएंगे। इसी दौरान चूंकि आपने इस तरफ की बात की, मिडिल ईस्ट की बात की, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 1 हफ्ते में हो सकता है कि गाज़ा की जो है जंगबंदी, इस हवाले से आगे बात बढ़े, जंगबंदी हो सकती है। तो ये जो बात आ रही है, मतलब एक अच्छी बात है, एक जंगबंदी वहाँ पर हो जाएगी, तो ये किस तरह से आ रही है? ये वो बिल्कुल वो जो कह रहा है वो सही कह रहा है। गाजा की बात अब समाप्त होके ईरान तक बात आ गई है। एक बात मैं कहूंगा, आपको पूरा सबको ये राइट है कि वो अपनी राय जो है रखें, और मेरी बात से इत्तेफाक बिल्कुल ना करें, ये उनकी अपनी पोजीशन है, मगर मेरी जो अपनी पोजीशन है मैं उस पर बात जरूर करूंगा। तो मेरी ओपिनियन ये है साहब कि उन्होंने जिन एसेट का, बहुत ज्यादा नाम नहीं लेता, जिन एसेट का, एजेंसियां क्या करती हैं, जब किसी एजेंट का उनकी मिशन में जरूरत खत्म हो जाती है तो वो उसे भी खत्म कर देते हैं। यहाँ इस जासूसी की दुनिया, इस स्पाई वर्ल्ड में ये नहीं देखा जाता कि हम अपने को मार रहे हैं कि दूसरे को मार रहे हैं। यहाँ कोई इमोशन काम नहीं करता। यहाँ किसी भी नेशन का जो प्रोजेक्ट होता है वो प्रोजेक्ट कैसे पूरा होगा इस पर काम होता है। तो इस पे कुछ ऐसे एजेंटों को न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा या उनको जेल में डाल दिया जाएगा जिनकी जरूरतें खत्म हो गई हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये होने क्या जा रहा है। निश्चित रूप से सऊदी अरब को तैयार किया जाएगा कि डील ऑफ सेंचुरी पर साइन करें। डील ऑफ सेंचुरी, अब्राहम अकॉर्ड पर सऊदी के साइन बाकी है। जिस दिन सऊदी के साइन हो जाएंगे उस दिन पाकिस्तान के भी हो जाएंगे। अगर पाकिस्तान के भी साइन हो जाएंगे तो अब्राहम अकॉर्ड के साइन होने के बाद तो गाजा के लोग हैं, अब मुझे नहीं लगता कि उनको वो जगह दी जाएगी। कुछ लोग वहां रख लिए जाएंगे, बाकी सनाई के इलाके में उनको मुंतकिल किया जाएगा। कुछ को जो है मिस्र को राजी कर लिया जाएगा कि वो कुछ अपने लोगों को, कुछ लोगों को ले, और यहाँ फिलिस्तीन के इलाके को जरूर जो है 2 नेशन में तब्दील करके 2 नेशन थ्योरी को पूरा कर दिया जाएगा। गाजा उसमें शायद शामिल नहीं होगा। तो 2 नेशन बनाने के बाद ये एक्सेप्ट कर लेंगे और उसके बाद सब मिलकर गाजा में इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसको एक टूरिज्म सिटी और उसको पोर्ट और उसको जो एक कॉरिडोर है दुनिया का जहां से तेल उन्हें आगे व्यापार करना है, उस कॉरिडोर के तरीके से उसको बदला जाए। तो वो अभी तक इस मिशन में इसलिए कामयाब हो रहे हैं कि ईरान में अगर इतनी बड़ी तादाद में एजेंट नहीं निकलते, इजराइल के एजेंट, ब्रिटेन के एजेंट, अमेरिका के एजेंट नहीं पाए जाते, जहां अब भी कौन कहां बैठा है किसी का भरोसा नहीं है, तो वो नहीं पाए जाते तो रूस और चीन इस जंग को निश्चित रूप से जीत लेते और गाजा जो है वो आजाद भी होता और गाजा सहित बहुत से इलाके खाली करवा के वहीं पर फिलिस्तीन को 2 नेशन में बदल दिया जाता, जो आगे
इस्लामिक जगत के साथ में एक अलग दुनिया बनाने की चाइना और रशिया की प्लानिंग है वो पूरी हो जाती, मगर वो अभी पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि सऊदी अरब बड़ी आसानी से ये बात मान लेगा जी। कि वो उसको जो है टूनिस अब्राहम अकॉर्ड पर साइन कर देगा। इसके बाद एक पूरा इस्लामिक जगत इस चैप्टर को क्लोज मानेगा और अब तनाव रह जाएगा ईरान के साथ रिजीम चेंज का। रिजीम चेंज होते ही सार ईरान के अंदर जो अभी तक इस्लामिक गणतंत्र ईरान कहा जाता है, ये फिर शाह रजा पहलवी का ईरान बन जाएगा और ये ईरान उस तरह का होगा जहां पर जीन्स, टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन के लड़कियां घूमेंगी और खुलेआम जो दबाव था वो खत्म उतार देंगे। ये जो इंटरनल पोजीशन है मैं आपको वो बता रहा हूँ। अगर ये सब हो जाता है तो अब चीन और रूस के पास डायरेक्ट युद्ध करने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इस्लामिक जगत ने टोटली सरेंडर किया हुआ है बहुत पहले से। सांप ने कांचली अब उतारी है और वो कांचली अब दिखाई दे रही है। ईरान में जो नेशनलिस्ट हैं, ईरान में जो इस्लामिस्ट हैं, वो पूरी तरह से लड़ना चाहते हैं, वो पूरी तरह इजराइल को हराना चाहते हैं। भारी चोट दे चुके हैं और चोट भी दे सकते हैं, मगर तब क्या करोगे जब चारों तरफ से इस्लामिक जगत के ही दूसरे लोग इजराइल को तस्लीम कर लेंगे और तस्लीम करने के बाद ये मानेंगे। क्योंकि अगर मैं ये मानता हूं कि अगर एक मोटा फंड दिया गया कुवैत की तरफ से, ये अपने ईरान इसकी यूएई की तरफ से और सऊदी की तरफ से और कतर की तरफ से, लगभग 6 ट्रिलियन डॉलर का है, भारत की जीडीपी से भी 2 ट्रिलियन ज्यादा। इतना मैं क्या ये समझूं कि इसको, अगर मैं ये समझूं तो कोई गलत नहीं होगा कि ईरान को जिस पैटर्न पर खड़ा किया गया है उस पैटर्न को समाप्त कर दिया जाए ताकि सऊदी अरब के लिए इस इलाके में थ्रेट न बचे। और अगर वो थ्रेट कैसे नहीं बचेगी, अगर इस्लामिक झंडा ईरान से बुलंद रहता है तो फिर वो चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो जाए, ईरान सऊदी अरब के लिए एक थ्रेट रहेगा। ये जो बातें है ना बकर साहब, ये मैं वो बातें कर रहा हूँ जो सिर्फ एक न्यूट्रल पत्रकार पूरी दुनिया को आसमान पे कहीं पे बैठ के देख रहा है, मैं वो बातें कर रहा हूँ। मेरा इस वक्त न किसी मसलक का हूँ न किसी चीज का, क्योंकि मैं सबको उनकी जो मुझे लग रहा है वो बता रहा हूँ। वो है कि नहीं है वो आने वाला वक्त तय करेगा। सवाल ये है कि अगर ईरान को एक ऐसे इलाके में जहां 80% तक लोग जो है एक फ्रीडम चाहिए, वो सर पे चुन्नी रखना नहीं चाहते हैं, वो गाना बजाना चाहते हैं, वो पुराना ईरान चाहते हैं शाह रजा पहलवी वाला, तो सवाल ये उठता है कि वो अगर ये रिश्वत अमेरिका को, ब्रिटेन को और पेंटागन को अगर दी गई है, तो अगर यहाँ पर निजाम बदलकर जो है ये सिचुएशन, देखिए आपको एक बात बता दूं मैं, किसी भी दिन कोई बहुत बड़ा फॉल्स फ्लैग होने वाला है न्यू गैरावाद जैसा, जैसे वो इजराइल के अंदर हो चाहे वो खुद अमेरिका के अंदर हो, जो हिजबुल्लाह या हुती के नाम लगाया जाएगा वो 90% हिजबुल्लाह के नाम लगाया जाएगा। ईरान के कहने पे ये किया गया है, ईरान के नॉन स्टेट एक्टर ने अमेरिका के अंदर हमला किया और इस बहाने को लेकर ये भारी अटैक जो है वो ईरान पे करेंगे, बूट उतारेंगे और बूट उतार के कमांडो ऑपरेशन करेंगे और पहले से ही लोग वहां इंतजार कर रहे होंगे और आसानी से रिजीम को ये चेंज कर देंगे। तो सवाल ये है कि एक बात मैंने और कही है कि इस पूरे इलाके में चाहे वो अरब की सत्ता में लोग बैठे हों चाहे ईरान की सत्ता में लोग बैठे हों, ये सब के सब MI6, CIA और मोसाद के साथ मिलकर ही काम कर रहे हैं और उन्हीं के विजन पर इन्होंने काम किया है। इन्होंने रूस और चीन के साथ धोखा किया है, इन्होंने रूस की और चीन की पीठ में छुरी मारी है। अभी ईरान के साथ एक सौदा चल रहा है C-10 का, जो लड़ाकू जहाज जिस तरीके से उस पाकिस्तान को दिए हैं, यही C-10 जो है J-35 नहीं बल्कि C-10 जो है वो मांगे हैं। 36 C-10 का सौदा हुआ है, हो चुका है कि नहीं हुआ, हो चुका है ये बात नहीं, मगर इस पर डील पर बार्गेनिंग हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है, चाइना ने हाँ कह दिया है। मगर ईरान के अंदर जो लोग बैठे हैं वहां डबल रिजीम है, वो डबल रिजीम में कौन सी भारी पड़ने वाली है ये देखना होगा।
आप जानते हैं कि वहाँ 2 आर्मी है। एक आर्मी है जो सुप्रीम लीडर जिसको लीड करते हैं, एक आर्मी है जो राष्ट्रपति के साथ में वो सरहदों पर लगाई जाती है यार, जैसे उसका काम इतना ही है कि वो इराक की सरहदों पर खड़ी रहे, वो अजरबैजान की सरहदों पर खड़ी रहे। तो वो उसका काम उतना ही है, वो इंटरनल दखल नहीं देती। जो बेसिकली कुदस फोर्स है, तो ये जो है वो पूरी तरह इंटरनल ऑपरेशन भी करती है, ये इंटेलिजेंस ऑपरेशन भी करती है, ये फिर विदेशों में बाहरी ऑपरेशन भी करती है, ये तमाम, और आईआरजीसी के ऊपर भी ऑपरेशन करना पड़े तो करती है। तो यहाँ ये 2 फोर्सों के बीच में आपसी टकराव भी है, और एजेंसियों की स्थिति इतनी खराब है ईरान के अंदर जब अब पाई गई है कि जिसका चीफ बनाया वो उल्टे जो है दुश्मनों का चीफ निकला। तो ये सिचुएशन अगर इतनी इंटरनल खराब है, तो जबकि जितने ईमान वाले लोग हैं, जितने लोग वहां लड़ रहे हैं, जितने बिल्कुल इजराइल को खत्म करना और फतेह करना चाहते हैं, वो बहुत थोड़े होने के बावजूद पूरी तरह से हमलावर हैं, और वो हमलावर जो है धूल चटा चुके हैं इजराइल को। ये तो साबित हो चुका है कि इजराइल कोई ताकत नहीं है। मगर इजराइल को बचाने के लिए ब्रिटेन और अमेरिका पूर्ण रूप से, नोट अमेरिका ट्रंप का अमेरिका नहीं, जो पेंटागन का अमेरिका है, जो ब्रिटेन का अमेरिका है, वो पूरी तरह से तैयार है कि यहाँ रिजीम चेंज करके एक खुला माहौल बना दिया जाए, ताकि यहाँ पर जब ऐशो आराम, सिनेमा, थिएटर ये सब चल रहा होगा, तो कोई भी इस्लामिक देश ईरान के साथ आगे नहीं बढ़ेगा, और जो इस्लामिक थ्रेट वो मानते हैं मक्का के ऊपर ईरान की, वो खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। उसके बाद मक्का जो बेसिकली हज डिप्लोमेसी है वो उनके पास बची रहेगी, और पूरा का पूरा उनके साथ खड़ा हुआ है। अब चीन और रूस उन्हें इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि अगर ताकतवर पश्चिम ग्लोबल साउथ को, जैसे भारत भी का झुकाव भी जो है वो पश्चिम की तरफ है, जैसे पाकिस्तान पहले से ही उनका एक हिस्सा है, और बाकी पूरे ग्लोबल साउथ में जो है अगर उनका मजबूत है इलाका, तो ऐसे में हो सकता है कि 2-4 साल के लिए चाइना और रशिया को सिर्फ अफ्रीका को फोकस करना पड़े, और अफ्रीका को फोकस करते हुए यूरोप को डिफीट करना पड़े। यानी लड़ाई ये जो साउथ एशियन है ये लोग छोड़ दें। और चूंकि एक और बात आपको बताने जा रहा हूँ जो बहुत खराब हुई है, जो मैं देखिए, सब जानते हैं कि मैं खुद भी मुसलमान हूँ, मगर मुझे कहने में जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं है कि जितने मुस्लिम स्टेट रशिया से अलग हुए थे, उनमें से ज्यादातर इस्लामिस्ट के नाम पर या गद्दारी के नाम पर रूस के खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र की जगह वो किसी को दे रहे हैं। यानी रूस के अपने अंग जिनकी हिफाजत, जिनका सिस्टम वो कर रहे हैं, वो खुद भी रशिया के लिए एक थ्रेट बन रहे हैं। रशिया के पास अर्मगडोन जैसी स्थिति पैदा करने की जो कोशिशें हैं वो बकर साहब 75% तक कंप्लीट कर ली गई है। अगर ईरान में आज भी, सिर्फ ईरान में अगर कोई ईमान वाला अड़ जाए और वो जो है पलटवार करके इजराइल को कोई बड़ा सबक सिखा दे, तो यकीन मानना कि इवेंजलिकल और ज़ायनिस्टों का जो एक प्लान है वो कम से कम 25 साल पीछे चला जाएगा, और ये इलाका और ये दुनिया बच जाएगी। मगर सवाल ये है कि ईरान भी जब हमले करता है तो वो हमले उनकी लीडरशिप पे नहीं करता। बाकर साहब, मैं इस पूरे युद्ध की अगर आप खुद भी कारगुजारी देखेंगे तो आप देखेंगे ये 21 हमले किए जा चुके हैं, पुतिन को मारने के 21 हमले किए जा चुके हैं, और इन्होंने खुलेआम खamenei साहब को मारने की धमकी दे रखी है। उन्हें ये तो मार देंगे या रिजीम चेंज कर देंगे, ये धमकी जाहिर है। इसके अलावा हमास की पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया। जो लीडर नया बन के आता है ये उसी को मार देते हैं, जो हिजबुल्लाह का लीडर बन के आता है ये उसी को मार देते हैं। हुतीज की लीडरशिप कैसे बची हुई है ये मेरे लिए एक मुअम्मा है। अभी ये भी अब कहना बहुत कबल वक्त होगा कि असल कहानी क्या है। मगर पूरे इलाके में जो इजराइल के लिए थ्रेट थी उनके सबके नेता मारे गए, और इन्होंने अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी को मारा रशिया के अंदर। इन्होंने कई बड़े कमांडर्स को रशिया के अंदर जो है आतंकवादी हमला करके मार दिया। ये मुझे समझ में नहीं आती चीन की और रशिया की रणनीति, या तो जिन मोहरों को ये आगे लड़ाने के लिए भेज रहे हैं वो इतने बड़े एजेंट हैं कि वो अपने अपने लोगों को, अपने दीन धर्म
और दुनिया को इतना बड़ा धोखा दे रहे हैं। देखिए, आप देखें, जब मिसाइल मारी भाई गई, साहब हमारे पास अब 2 मिनट है। सुनिए, अब एक तो बात बिल्कुल सुनिए, 2 मिनट है। मतलब यहाँ पर मैं थोड़ा ये जोड़ लीजिए आप बात को। मतलब आप ये कह रहे हैं कि चाइना और रशिया, मतलब चाइना और रशिया को भी आप एक मतलब इस तरह से बोल रहे हैं कि चाइना और रशिया जैसे सारी दुनिया की जो है इंसानियत के ठेकेदार वही हैं, या फिर सारी दुनिया को वही बचाना चाहते हैं और उन्हीं से सब जो है दगा कर रहे हैं, और या फिर ऐसी बात कर रहे हैं कि मतलब वो जो ज़ायनिस्ट लॉबी है जो ये कह रही है कि सारा जो है ये जितने भी खलीज अरब है ये सारे ग़ुलाम बना दिए जाएंगे, सारे सफ़े हस्ती से मिटा दिए जाएंगे, इनके पास अपना ख़ुद का कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है सारी दुनिया में चल रहा है वो हमारा ही है, और कोई ये सारी चीज़ें बकवास हैं, बेकार हैं, ये सब गाज़ा का मामला, फ़लस्तीन का मामला, ये ईरान का मामला, सऊदी अरब का मामला, अब सिक्का चलने वाला हमारा ही है। तो अब इसको रोकने वाले सिर्फ और सिर्फ रशिया और चाइना है, लेकिन रशिया और चाइना से फिर यही मज़हब की बात करने वाले ये उसके खंजर, उसकी पीठ पर खंजर मार रहे हैं। मतलब ये बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल समझ से बालातर बातें हैं। लोग व्यूअर्स भी वही सोच रहे होंगे। आप देखिए, ये हो सकती है क्योंकि ये तो सबके अपने समझ से धर्म है, बिल्कुल सबके बालातर अपने बात है, सुनिए, इसमें कोई सुनिए, भी सेंस सुनिए, नहीं बन रहा। मेरी बात सुन लीजिए। जी आपका भी एक दीन धर्म है, नहीं, दुनिया धर्म का की भी एक दीन बात धर्म। मतलब कुछ तो सुनिए समझ ना, में आए सुनिए मेरी बात। बात सुनिए, जी तकलीफ हो सकती है ना मेरे कहने पे। हाँ मैंने कहा, एक खुलेआम चुनौती देकर आर्टिकल लिखकर बता रहे हैं कि अर्मगेडोन करेंगे, हम दुनिया को खत्म करेंगे, और दूसरे कह रहे हैं कि हम देखिए बचाएंगे। रशिया रशिया क्योंकि रशिया की आप बात मैं अपने कर रहा हूँ, आप बोल रहे हैं लेकिन रशिया का ईरान का, की वजह से कह रहे रशिया हैं का कि क्या दोस्त चाइना सद्दाम ये हुसैन, ठेकेदार है। इराक का इतना जो है खुरबत, इतने ताल्लुकात थे जिसकी वजह से इराक को भी जो है निशाना बनाया गया, लेकिन ये रशिया ने कहाँ साथ दिया, सद्दाम हुसैन को कहाँ बचाया, छोड़ दिया मैदान में, छोड़ दिया एक बात मैदान बता में। दीजिए मुझे, सर सुनिए ना मेरी बात, मैंने तो वही आप बात बताई, रशिया की बात जो नहीं कर रहे हैं मानेंगे, आप ये नहीं सब मानेंगे, अपने अपने आप मफादात के नहीं लिए काम मानेंगे, करते हैं। आपके देखिए, जी आप नहीं मानेंगे ना। ये रिपब्लिकन गार्ड हुआ करते थे, सुन लीजिए, आपके पास टाइम थोड़ा है, बिल्कुल फिर 30 कभी सेकंड है भाई साहब। जगह तो बहरहाल डिटेल घर तक छोड़ के आऊंगा। आप ये बोल रहे हैं कि कम्युनिस्ट सारी दुनिया में जो है कम्युनिज्म आ जाए। अरे सुनिए तो सही है हाँ अपना जनाब, मैं ये कह रहा हूँ कि रिपब्लिकन गार्ड जिन्होंने कुवैत पे कब्जा कर लिया, जिन्होंने जो है ईरान को हरा दिया, और जब अमेरिका वहां आया तो रिपब्लिकन गार्ड अंडरग्राउंड हो गई, आज तक नहीं पता चला उनका कहाँ गए। अरे वो कुछ यही है कि एजेंट थे, तो ऐसे एजेंटों को अपने तो फिर वो रशिया कुछ कर सकता था, रशिया बचा सकता था ना, रशिया के लिए बर्बाद हो गया सद्दाम हुसैन। ऐसे गद्दारों का इलाज ना है, ये यही तो बात कर रहे हैं आप ये बोल रहे हैं कि सारी जितनी मुस्लिम दुनिया है, नहीं आप ये कह रहे हैं कि सब सारे गलत हैं, गद्दार हैं, तो बेहतर सिर्फ चाइना है और रशिया है, चाइना है और रशिया है। मतलब आपके हवाले से सोचना पड़ेगा चाइना और रशिया से आपका क्या है। मेरा क्या है मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है भाई साहब, अगले प्रोग्राम में हम बात करेंगे, लेकिन ठीक है। बहरहाल नाज़रीन, सूरत हाल जो है बड़ी संगीन नज़र आ रही है, क्योंकि यूक्रेन का जो वॉर है वो बड़ा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। जिस तरह से भाई साहब भी कह रहे हैं, जो ज़ाहिर में हमको नज़र आ रहा है वो कुछ और है, लेकिन उसके पीछे बहुत कुछ चलता हुआ नज़र आ रहा है। और ये जो ताकती ताकतें हैं ये चैन से बैठने वाली नज़र नहीं आ रही, ये हर जगह कुछ ना कुछ जो है किसी न किसी चिंगारी को जो है उन्होंने जला रखा है, और वो उसको कब जो है शोले में तब्दील करेंगे। ये इस तरह की तो जो है सारी इनकी जो है सारी साजिशें वगैरह वगैरह, इससे इनकार नहीं है कि ये हर मुल्क में हर मकाम पर अपने जो है अनासिर को रखते हैं। कब मुकम्मल तौर से इनसे नजात मिलेगी, और वो जो ताकतें जो इनको ढकेलना चाहती हैं वाक़तन चाइना और रशिया, कब इनका जो है मुकम्मल तौर पर ये भी मैदान में आएंगे, और दीगर जो ताकतें हैं जो कुछ कर सकती हैं वो कब मुत्तहद होंगे और ऐसी ताकतों को जो है यानी किनारे लगाएंगे जो दुनिया में दहशत चाहते हैं, वहशत चाहते हैं, वर्ल्ड वॉर चाहते हैं, तो तभी हम जो है मुकम्मल ये समझ सकते हैं कि वाकई जो है शांति आ गई है, सुकून हो गया है, अमन हो गया है। लेकिन अभी ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाइस अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।